हाँ जी, नमस्कार। वेलकम टू नानक क्लासेस। कैसे हो आप सभी? आज हम क्लास में लेकर आए हैं आपके लिए जो ग्रेड के जो है एग्जाम हुए हैं 2011 से लेकर 2022-23 तक सभी एग्जाम के जो हमारे पॉलिटी के जो क्वेश्चन लेके आया हूँ और व्याख्या सहित आपको समझाऊंगा। ठीक है। और फिर अपन बात करेंगे पॉलिटी के अंदर जो जो हमारे फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट हैं उस पर अपन क्या करेंगे, चर्चा कंप्लीट करेंगे और एक एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है। देखिएगा, ये भी जो हमारे पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं सभी क्वेश्चन का बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तृत व्याख्या है मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये जो पेपर आप जो देख रहे हो, ये पेपर जो है हमारा 2011 में फर्स्ट ग्रेड यानी व्याख्याता की जो पहली भर्ती हुई थी, इसमें पेपर है वो आपको देखने को मिलेगा। देखिएगा 2011। ठीक है। आपको ये पेपर में आपको करवाऊंगा। धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे 2018 2023 तक जो हमारे जो एग्जाम हुए हैं उन सब में जो पेपर जो आए हुए हैं का जो लेवल है वो भी आपको पता चलेगा कि किस तरीके से लेवल जो है पेपर का बढ़ रहा है। ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन देखो ध्यान से। पहला क्वेश्चन जो है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। ठीक है। यानी संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है उस समिति के अध्यक्ष कौन थे। बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन पूछा है। थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा कि प्रारूप समिति का गठन क्यों किया गया और उसमें कितने सदस्य थे और प्रारूप समिति की यहाँ पर अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन है। ठीक है। तो देखिए इधर ध्यान से सुनो। संविधान सभा का जब गठन होता है, यानी हमारी जो संविधान सभा है, संविधान सभा का जब गठन किया गया तो संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसको हमने नाम दिया प्रारूप समिति। ठीक है। यानी BN राव, बिनेगल नरसिम्हा राव, संविधान सभा के सदस्यों ने इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया और इनको एक काम दिया कि आप जो है संविधान के जो हमारे भारतीय संविधान में जो जो विषय जोड़ने हैं के संदर्भ में जितने भी देशों में जो लोकतांत्रिक देशों में डेमोक्रेसी के अंदर जो संविधान लागू हो रखा है उनके विषयों को जानकर जो हमारे देश में हम अप्लाई कर सकते हैं उन पर थोड़ा सा विचार करें। BN राव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ और इन्होंने क्या किया, हमारे संविधान का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, संविधान का एक कच्चा प्रारूप तैयार किया। आ रही बात समझ में? और संविधान सभा के पटल पर इसको रखा और जब इस प्रारूप को संविधान सभा के पटल पर रखा गया, इसी प्रारूप की बहुत ही गहराई से विस्तार से समीक्षा करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाता है जिसको नाम दिया जाता है प्रारूप समिति। क्या नाम दिया जाता है? प्रारूप समिति। अब एग्जामिनर जो है प्रारूप समिति को ध्यान में रखते हुए बहुत बार क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए ध्यान रखना कि जो प्रारूप समिति है इसको कई अन्य नामों से भी जानते हैं। प्रारूप समिति को हमने नाम दिया है पांडुलेखन समिति। क्या नाम दिया है? पांडुलेखन समिति। प्रारूप समिति को हमने नाम दिया ड्राफ्ट कमेटी। क्या नाम दिया है? ड्राफ्ट कमेटी। और प्रारूप समिति को ही हम बोलते हैं ड्राफ्ट कमेटी, पांडुलेखन समिति और मसौदा समिति। यानी इसको आप कई अन्य नामों से भी जानते हो। और एक क्वेश्चन एग्जामिनर ये भी पूछता है कि इस प्रारूप समिति का जो गठन है वो गठन जो है आपको कब देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखना 29 अगस्त, कौन सी तारीख को होता है? 29 अगस्त 1947 को हमारे यहाँ प्रारूप समिति का गठन हो जाता है। और इस प्रारूप समिति में सबसे महत्वपूर्ण बात है जी, टोटल जो कैंडिडेट थे, कुल जो सदस्य जो थे वो रखे जाते हैं 7। अध्यक्ष सहित जो कितने सदस्य शामिल होते हैं? 7 सदस्य शामिल होते हैं। और इस प्रारूप समिति में जो 7 लोग जो शामिल किए गए थे, बेटा ध्यान रखना वो कौन कौन से शामिल किए गए। क्वेश्चन एग्जामिनर इन सदस्यों को भी ध्यान में रखते हुए पूछता है। ध्यान रखना इस कमेटी के प्रथम जो सदस्य जिसको आप अध्यक्षता के नाम से जानते हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन से व्यक्ति? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
प्रारूप समिति में अंबेडकर की बहुत बड़ी भूमिका थी। इसी वजह से हमारे यहाँ पर बोला जाता है कि संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका रही है वो अंबेडकर की रही। के बाद में दूसरा जो नाम आता है वो है के एम मुंशी का। आप लोगों ने खूब पढ़ा है इनके बारे में। नंबर 3, के एम मुंशी के बाद में एक व्यक्ति और है जिसका नाम आता है अलादी कृष्ण स्वामी। क्या नाम है? अलादी कृष्ण स्वामी। और अलादी कृष्ण स्वामी के बाद में एक व्यक्ति और है जिसका नाम आएगा एन गोपाल स्वामी। एन गोपाल स्वामी, ठीक है। और फिर एक व्यक्ति जिसका नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा, डीपी खेतान। क्या नाम है? डीपी खेतान। और के बाद में बी एल मित्तर और सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये 7 लोग हमारे प्रारूप समिति के अंदर शामिल थे। अब यहां से एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब हमारी प्रारूप समिति का गठन होता है तो इसमें ये सारे सदस्य थे, लेकिन 2 सदस्य ऐसे हैं जो बाद में अपने स्थान से बदले गए। जैसे कि मैं बात करूं डीपी खेतान, इनकी तबीयत है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और इनका देहांत हो गया। और डीपी खेतान की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और उनके स्थान पर जो व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है टी टी कृष्ण स्वामी। तो ये शामिल होते हैं प्रारूप समिति में किनके स्थान पर? डीपी खेतान के स्थान पर। इसके बाद में आपको ये भी ध्यान रखना है, बीएल मित्तर है, इन्होंने अपने पद से क्या दे दिया था? त्याग पत्र दे दिया। और इनके स्थान पर आए थे एन माधव राव। कौन आए थे? एन माधव राव। तो ये हमारे प्रारूप समिति से संबंधित सारी बातें थी। और इस समिति की जो अध्यक्षता है वो आपको पता होना चाहिए कि वो अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। वो अध्यक्षता की जाती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 2011 व्याख्याता का जो स्कूल व्याख्याता का जो एग्जाम है उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इसी को ध्यान में रखते पूछा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है वो कौन थे। तो आपको ध्यान रखना है प्रारूप समिति की अध्यक्षता जो है वो किसके द्वारा की जाती है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा प्रारूप समिति की जो है अध्यक्षता की जाती है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो था आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के बारे में भारतीय संविधान का जो भाग है, यानी भारतीय जो हमारा जो संविधान है का भाग 3, ध्यान से सुनना भी, क्या लिखा हुआ है? भाग 3 को किसने संविधान की अंतर आत्मा कहा है? ठीक है, कि भाग जो 3 है, अब ध्यान से सुनना बेटा, भाग जो 3 है ये हमारा मौलिक अधिकारों से संबंधित है। किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से संबंधित है। और मौलिक अधिकारों का, ठीक है, मौलिक अधिकारों से संबंधित है। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, देखिएगा इधर। मैं बात कर रहा हूं कि भाग 3 को किसने संविधान की अंतरात्मा कहा। तो मैंने आपको अभी बताया कि भाग जो 3 है ये किससे रिलेटेड है? ये मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है। और इसमें जो आर्टिकल जो है हमारे वो 12 से 35 तक इसमें बात की गई है। और आपको पता होना चाहिए कि मूल संविधान के अंदर, ध्यान से सुनना, कि मूल संविधान में हमारे जो मौलिक अधिकारों की जो संख्या थी बेटा वो कितनी थी? 7 थी। और वर्तमान में हमारे पास जो मौलिक अधिकार हैं वो कितने हैं? वर्तमान में हमारे पास जो मौलिक अधिकार है वो कितने हैं? 6 हैं। यानी एक मौलिक अधिकार को यहाँ से रिप्लेस कर दिया गया। और वो कौन से संविधान संशोधन में? 44वां संविधान संशोधन 1978 के अकॉर्डिंग संपत्ति को अर्जित करने का अधिकार। कौन सा अधिकार? संपत्ति को, यानी संपत्ति का अधिकार, ये अधिकार है वो यहां से रिप्लेस कर दिया गया और भाग 12 में 300 क में जोड़ दिया। अब देखो ध्यान से सुनो, इसका जो मौलिक अधिकारों का जो अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद जो 32 है में संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात हो रखी है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसकी जो बात हो रखी है, इससे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, किसके द्वारा?
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? क्या बोला गया है? संविधान की आत्मा कहा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनको क्या बोला? संविधान की आत्मा बोला। अब मैं आपके सामने एक बात और यहाँ पर इसी के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको मैं एक और बात समझा देता हूं कि ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि डॉक्टर अंबेडकर ने इनको क्या बोला है? आत्मा बोला है। तो इसके साथ साथ एक एग्जामिनर क्वेश्चन बहुत अच्छा और पूछता है। वो क्वेश्चन क्या पूछता है वो देखिए इधर। ठीक है, वाला क्वेश्चन ये था। ठीक है अभी, ठीक है। तो देखो इधर ध्यान से, अपना क्वेश्चन जो था यही था कि भाग 3 जो है इसको अंतरात्मा किसने कहा? तो मैंने आपको बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इनको अंतरात्मा कहा। अब आत्मा से संबंधित 2-3 प्रकार के क्वेश्चन और आते हैं। प्रश्न आता है कि प्रस्तावना, हमारी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसके द्वारा बोला गया? संविधान की आत्मा। ठीक है। तो मैंने पिछली क्लास में, कल की क्लास जो थी उसमें एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ था, तो मैंने बताया था कि एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला आता है गोलकनाथ बनाम, गोलकनाथ बनाम पंजाब मामला, और इस मामले में भी प्रस्तावना को क्या बोला है? संविधान की आत्मा बोला है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? नंबर 1 रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है संसद से क्या तात्पर्य? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 2011 में देखो किस लेवल तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब बहुत ही कंपटीशन कम था और इस प्रकार से हमारे सामान्य सामान्य क्वेश्चन है वो हमसे पूछे गए कि संसद से क्या तात्पर्य है। ध्यान से सुनना बेटा। आर्टिकल 79, अनुच्छेद 79 है, इसमें लिखा हुआ है कि भारत की एक संसद होगी। क्या होगी? संसद होगी। ठीक है, भारत की एक संसद होगी और उस संसद के 3 अंग होंगे। कितने अंग होंगे? 3 अंग होंगे। और वो कौन कौन से होंगे? एक होगी राज्यसभा, एक तो क्या होगी? राज्यसभा, एक होगी लोकसभा, और एक होगा राष्ट्रपति। तीनों को मिलाकर संसद का गठन किया जाएगा और तीनों मिलकर क्या करेंगे? कानून निर्माण में भूमिका निभाएंगे। यानी इनके द्वारा क्या किया जाएगा? कानून का निर्माण किया जाएगा। और कानून को जो अंतिम स्वीकृति है, कानून को अंतिम जो स्वीकृति है वो किसके द्वारा दी जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा दी जाएगी। ये बात हमें आर्टिकल 79 में देखने को मिलती है। तो संसद से तात्पर्य है राज्यसभा, लोकसभा। यहाँ से ऑप्शन जो रहेगा वो कौन सा सही रहेगा? कि राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगला जो क्वेश्चन जो था हमारा वो कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अपने कार्यों को निष्पादन में से किसे सह विवेक के अनुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है? यानी 4 हमारे सामने पद हैं। एक तो है राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, राज्यपाल का और प्रधानमंत्री का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है एग्जामिनर ने पूछा है कि अपने कार्यों के निष्पादन में किसे सह विवेक के अनुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है। अब यहां पर आपके दिमाग में डाउट आएगा, सर राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के पास सह विवेक की शक्ति है। बहुत तो सिंपल सी सही बात है। तो यहाँ सही आंसर अपन कौन सा मान सकते हैं? तो देखो इस पर गौर करते हैं। हमारे संविधान में जो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति को भी विवेक के आधार पर कार्य करने के अधिकार है और राज्यपाल जो है इनके पास भी विवेक के आधार पर कार्य करने के अधिकार है। ठीक है, इसमें दोनों जो है ऑप्शन है, इसमें आरपीएससी ने जो आंसर माना है वो कौन सा माना है? तो राष्ट्रपति माना है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि भारत में किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप सब जानते हो हमारे भारत में स्थानीय निकाय की व्यवस्था है, सॉरी स्थानीय स्वशासन जो है
स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई है। स्थानीय स्वशासन का अर्थ होता है कि स्थानीय स्तर पर, स्थानीय स्वशासन का अर्थ होता है बेटा स्थानीय स्तर पर शासन का संचालन। ठीक है। और भारत का जो स्थानीय स्वशासन है बेटा, ध्यान से सुनना, भारत का जो स्थानीय स्वशासन है इसको हमने दो भागों में बांटा है। भारत का जो स्थानीय स्वशासन है इसको हमने कितने भागों में बांटा बेटा? दो भागों में बांटा है। आप सब जानते होंगे वो कौन कौन सा है। एक तो है पंचायती राज, एक तो कौन सा है? पंचायती राज, और एक है हमारा कौन सा? नगर निकाय। अब हमारा जो पंचायती राज जो है इसको बोलते हैं ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। क्या बोलते हैं? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। ठीक है। और नगर निकाय जो है इसको बोलते हैं शहरी स्थानीय स्वशासन। क्या बोलते हैं? शहरी स्थानीय स्वशासन। मुझे लगता है ये बिंदु आपको समझ में आ रहा होगा। इन्हें संविधान के अंदर, ध्यान से सुनना बेटा, संविधान में विस्तृत रूप से इनका जो प्रावधान है वो किया गया था। एक तो 73वां संविधान संशोधन विधेयक, कौन सा विधेयक है बेटा? 73वां संविधान संशोधन विधेयक, और एक 74वां संविधान संशोधन विधेयक। ये दो ऐसे संशोधन अधिनियम लाए गए जिनके माध्यम से इन्हें एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो आपसे जो क्वेश्चन जो पूछा है वो क्या पूछा है? वो क्वेश्चन पूछा है कि भारत में संवैधानिक संशोधन जिससे पंचायती राज की व्यवस्था स्थापित की गई हो। तो पंचायती राज की व्यवस्था जो स्थापित की गई है तो वो की गई है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से। ठीक है। और इसके माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा हमने दिया है, और नगर निकाय को हमने 74वां संविधान संशोधन, कौन सा संशोधन? 74वां संविधान संशोधन जो है, इस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से हमने क्या दिया है? संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। मुझे लगता है ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा अपना? ये रहेगा नंबर 3 जो है 73वां संविधान संशोधन। तो देखिएगा इधर कौन सा रहेगा? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है। मुझे लगता है ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ये 2011 स्कूल व्याख्याता के एग्जाम में प्रथम प्रश्न पत्र में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत ही सामान्य प्रकार के क्वेश्चन जो है हमसे पूछे गए। ठीक है। तो इस प्रकार पॉलिटी के जो क्वेश्चन है इस एक क्वेश्चन पेपर में ये हमने हल कर लिया। उसके बाद में ये भी हमने हल कर लिया। ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन जो लगातार जो थे ये हमने हल कर लिए हैं। अब देखो एक क्वेश्चन ये है, लिखा हुआ है कि भारत के अगले राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन सी तिथि से किया जाएगा। इस पर थोड़ा सा गौर करें। ठीक है। तो देखिए इधर राष्ट्रपति, आप सब जानते हो बेटा राष्ट्रपति के बारे में आपके सिलेबस के अंदर विशेष रूप से जो है एक बिंदु नोट किया गया है, इसको आपको थोड़ा समझना है। ठीक है। तो देखो राष्ट्रपति के बारे में अपन बात करते हैं, ध्यान से सुनना। राष्ट्रपति जो है इनका जो चुनाव है, इनके जो चुनाव जो प्रक्रिया है और इनका जो निर्वाचन मंडल है, इनकी बात करें तो निर्वाचन मंडल का अनुच्छेद 54 में उल्लेख है, और चुनाव प्रक्रिया का उल्लेख जो है वो किस प्रकार की बताइए? अनुच्छेद 55 में बताई गई है। आगे मेरी बात समझ में। हमारे देश में प्रथम जो राष्ट्रपति है, प्रथम राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कब हो जाता है बेटा? ये हो जाता है 24 जनवरी 1950 को हमारे प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है। और हमारे जो पहले राष्ट्रपति बनते हैं वो बनते हैं राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किया गया था राजेंद्र प्रसाद को। उसके बाद से हमारे जो राष्ट्रपति है वो 5 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। यानी इनका जो कार्यकाल जो माना जाएगा बेटा वो कितने वर्ष का माना जाएगा? 5 वर्ष का माना जाएगा। ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना इस बात को कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति है प्रथम, जिनको चुना गया था राजेंद्र प्रसाद, ये 1950 से लेकर 1962 तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। के बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद में नंबर 2 पे जो राष्ट्रपति बनते हैं वो हमारे कौन से राष्ट्रपति बनते हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
कौन बनते हैं? सर्वपल्ली राधा कृष्णन। और उसके बाद में हमारे जो राष्ट्रपति है जो चुने जाते हैं वो कौन चुने जाते हैं? नंबर 3 पे आप सब जानते होंगे, जिन्हें आप लोगों ने नाम सुना होगा, जाकिर हुसैन। और उसके बाद में हमारे आते हैं वीवी गिरी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना है बेटा, ध्यान से। क्वेश्चन ये आता है, पूछा है हमसे कि क्वेश्चन ने, एग्जामिनर ने पूछा है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अगला चुनाव कब होगा। तो इसको थोड़ा गौर करना है कि नीलम संजीव रेड्डी का जब चुनाव होता है तो इन्होंने जो राष्ट्रपति पद पर शपथ ग्रहण की थी, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, हमारे जो नीलम संजीव रेड्डी है, इन्होंने जो हमारे इस पद पर शपथ जो ग्रहण की थी वो 25 जुलाई को शपथ ग्रहण की थी। ठीक है, कब की थी? 25 जुलाई। और 25 जुलाई को जब इन्होंने अपने पद से शपथ ग्रहण की, तब से लेकर वर्तमान तक जो भी राष्ट्रपति पद ग्रहण करता है वो शपथ जो ग्रहण करता है बेटा, वो कौन सी तारीख को ग्रहण करता है? 25 जुलाई को ग्रहण करता है। जैसे हमारे द्रौपदी मुर्मू जी है, इन्होंने अगर शपथ ग्रहण की है तो वो कौन सी तारीख से की है? 25 जुलाई से की है। तो इस बार आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी राष्ट्रपति वर्तमान में जो अपना 5 वर्ष का कार्यकाल कंप्लीट करके जाता है, वो अगला राष्ट्रपति जब पद ग्रहण करता है तो उनकी शपथ का समारोह कब होता है? 25 जुलाई को होता है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि जो हमारे नीलम संजीव रेड्डी जो है, इनके इनके द्वारा जब पद ग्रहण किया गया तब से ये परंपरा है वो चलती आ रही है। अब आपको एक बात और गौर करनी है कि ये 25 जुलाई को ही शपथ ग्रहण की जाती है, इस बात का कोई संविधान में उल्लेख नहीं है। बस ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक परंपरा है जो आज तक हम लेकर चल रहे हैं। बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है बेटा कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, इनके जो आर्टिकल है वो भी समझना है, थोड़ा सा ध्यान रखियो। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62। ठीक है, ये सारे आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। 52 में लिखा है कि देश का एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। 53 में लिखा है कि जो देश के राष्ट्रपति होंगे उनमें कार्यपालिका शक्ति क्या होगी बेटा? केंद्र की निहित होगी। यानी केंद्र की कार्यपालिका शक्ति जो है वो क्या होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वो खुद या अपने अधीनस्थ अधिकारियों से करेंगे। 54 में है निर्वाचन मंडल। 54 में क्या लिखा है बेटा? निर्वाचन मंडल लिखा हुआ है। 55 में क्या लिखा है बेटा? निर्वाचन प्रक्रिया। क्या लिखी हुई है? निर्वाचन प्रक्रिया। 56 में है कार्यकाल। क्या लिखा हुआ है? कार्यकाल। 57 में लिखा है पुनर्नियुक्ति। एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, अधिकतम समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया। परंपरा 2 बार है, तो यहां पर लिखा है पुनर्नियुक्ति। ठीक है, और 58 में है बेटा योग्यता, और 59 में है बेटा शर्तें, वेतन, भत्ते। शर्तें, वेतन, भत्ते कौन से आर्टिकल में है? 59 में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है आर्टिकल 60 में है बेटा शपथ, और 61 में है महाभियोग प्रक्रिया। 61 में क्या है? महाभियोग प्रक्रिया। तो ये आर्टिकल भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। हमारा जो क्वेश्चन जो था वो था कौन सा कि राष्ट्रपति जो है वो उसकी जो निर्वाचन जो तिथि होगी वो कब से होगी बेटा? ये 2011 में पूछा था, तो 25 जुलाई 2012 जो है इसका जो है वो आंसर है सही रहेगा। ठीक है, इसके बाद में जो क्वेश्चन रहेगा वो और कौन सा क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन और आया हुआ था, चेक करना उसमें। हाँ ये रहा। ठीक है, इसको देखिए ध्यान से। संसद में महाभियोग की कार्रवाई प्रारंभ होने के पूर्व ही किस न्यायाधीश ने अपना त्याग पत्र दिया? इनका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सौमित्र सेन। कौन रहेंगे? सौमित्र सेन कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। कोलकाता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, और इनके खिलाफ हटाने का प्रस्ताव लाया गया, जिसे महाभियोग बोलते हैं। राज्यसभा में जब यह प्रस्ताव पेश किया गया तो वोटिंग होने से पहले ही इन्होंने अपने पद से क्या दे दिया था बेटा? त्याग पत्र दे दिया था। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कल जो मैंने आपको क्लास में बताया था फर्स्ट ग्रेड के जो 5 क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाए थे,
उनमें से एक क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा गया था कि जब किसी न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ, जब किसी न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है, न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है, तो उसके लिए क्या लाया जाएगा संसद में बेटा? महाभियोग लाया जाएगा। क्या लाया जाएगा? महाभियोग। मैंने आपको कल बताया था आर्टिकल 124(4) के अंदर एक प्रक्रिया दी गई है, उसके तहत इनके खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि कारण जो होंगे महाभियोग लाने के वो दो होंगे, एक तो होगा कदाचार और एक होगा कौन सा? असमर्थता। इन दो कारणों के आधार पर हमारे जो न्यायाधीश है उनको पद से हटाया जा सकता है। तो ये बिंदु भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये जो क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन जो है पॉलिटिकल के अंदर आए थे, तो इनको मैंने बड़े ही विस्तार से आपको समझा दिया है। आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये बातें अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, इनको अच्छे से समझना है। अब बात करेंगे नेक्स्ट उन पर। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे उन पर। इसके बाद में जो अगला जो पेपर आता है वो 2013 के अंदर आता है। कॉलेज सॉरी स्कूल लेक्चरर का जो पेपर है, फर्स्ट पेपर, उसमें जो क्वेश्चन आए हैं तो अपन देखेंगे। ठीक है भाई, देखिएगा इधर। अपने पॉलिटी के जो क्वेश्चन है उस पर गौर करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन जो है कई बार इन एग्जामों में पूछे गए हैं। एक आधा क्वेश्चन जो है थोड़ा डीप कंसेप्ट में, बाकी सामान्य से क्वेश्चन। कंपटीशन जो बढ़ा है 2016 के लेक्चरर एग्जाम से बढ़ा है। ठीक है, और आज 2022-23 की जो आप देखते हैं तो क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के पूछे जा रहे हैं। और आपके एग्जाम जब अगले जो एग्जाम होगा उसमें देखना आपको बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसलिए मैंने आपको बोला है, आपसे प्रॉमिस किया है कि यूट्यूब पर पूरी की पूरी पॉलिटिकल का जो पार्ट है फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर का, मैं पूरा अच्छे से समझाने वाला हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी क्लास को शेयर करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें। ठीक है भाई, देखिएगा इधर। ये नहीं है अपना जो क्वेश्चन रहेगा। ये नहीं। हाँ भाई, ये आ गया। ठीक है, तो देखो इधर ध्यान से, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं अपन। दिख रहा होगा आराम से। ठीक है, तो देखिए इधर क्वेश्चन जो पूछा है संविधान की विशेषता को ध्यान में रखते हुए पूछा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में, उद्देशिका का मतलब हो गया प्रस्तावना में, किन किन शब्दों का प्रयोग हुआ है? प्रस्तावना के इन शब्दों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत बार पूछ चुका है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। थोड़ा सा मैं प्रस्तावना के साथ लेके चलूंगा, फिर अपन वापस इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए ध्यान से, प्रस्तावना। सबसे पहले तो बेटा आपको इनके जो क्रम है शब्दों के, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रस्तावना से क्वेश्चन आता है सबसे पहला का, प्रस्तावना का जो आधार जो माना जाता है वो किसको माना जाता है बेटा? उद्देश्य प्रस्ताव को माना जाता है। किसको माना जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव को माना जाता है, जिसे पेश किया गया था 13 दिसंबर को। और ये किसके द्वारा पेश किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों के सामने पेश किया गया। और एक उद्देश्य रखा भी, हमें किस प्रकार के संविधान का निर्माण करना है। और जिसे जिसे पारित किया था संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को, इसको क्या कर दिया? संविधान सभा ने स्वीकार किया। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में हमने किसके रूप में रखा? प्रस्तावना के रूप में रखा। जब आप प्रस्तावना पढ़ते हो तो उसमें लिखा होता है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, संपूर्ण समाजवादी, पंथ निरपेक्ष राज्य बनाने के लिए, ये जो शब्द है आपको देखने को मिलते हैं। इसमें पहला शब्द है हम भारत के लोग। देखो बेटा, लोग शब्द आए हैं। ठीक है, और प्रस्तावना को जब आप पढ़ोगे इसमें एक शब्द और आएगा, नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने का प्रयास किया जाएगा।
ये शब्द जो है इसमें लिखे हुए हैं। तो आपको क्वेश्चन जो एग्जामिनर ने पूछा है वो ये पूछा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में किन किन शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो आपको ध्यान देना है बेटा, एक तो है लोग शब्दों का प्रयोग है नागरिकों का, ठीक है, तो इसका मतलब लोग और नागरिक दोनों शब्दों का यहाँ पर प्रयोग है किया गया है। इसका सही आंसर आपको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन रहेगा ये रहेगा कि निम्नलिखित में से किस विधायिका की अध्यक्षता उस निकाय के एक गैर सदस्य के द्वारा की जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अच्छी लैंग्वेज से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनो, ठीक है। यहाँ जो आंसर रहेगा वो रहेगा राज्यसभा। कौन सा रहेगा? राज्यसभा। अब राज्यसभा कैसे आया उसको मैं आपको समझाता हूँ, देखो इधर। राज्यसभा इसे पहले बोलते थे स्टेट ऑफ काउंसिल। क्या बोलते थे बेटा? स्टेट ऑफ काउंसिल, ठीक है, यानी राज्य परिषद, राज्यों की परिषद से इसे हम जानते थे। बाद में आज हम इनको किस नाम से जानते हैं? राज्यसभा के नाम से जानते हैं। राज्यसभा के जो अध्यक्ष होंगे उनको बोलेंगे सभापति। क्या बोलेंगे बेटा? सभापति। और उपाध्यक्ष होंगे उनको आप क्या बोल दोगे? उपसभापति। अब हमारे संविधान में एक व्यक्ति के पद का उल्लेख किया गया है जिसका नाम है अनुच्छेद 63, और 63 में लिखा है उपराष्ट्रपति का पद। बात समझ में आ रही है? उसके बाद में आर्टिकल 64 जब आप पढ़ते हो तो 64 में लिखा है कि उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा में पदेन सभापति के रूप में भी कार्य करेंगे। किसके रूप में काम करेंगे? पदेन सभापति के रूप में कार्य करेंगे। अब आप ये सोचोगे सर पदेन सभापति का अर्थ क्या होता है? पदेन सभापति का अर्थ बेटा ये होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो उस सदन का स्थायी सदस्य नहीं है, यानी स्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी उस सदन की क्या कर रहा हो? अध्यक्षता कर रहा हो, उस व्यक्ति को आप हमेशा क्या बोल दोगे बेटा? पदेन अध्यक्ष बोल दोगे। तो हमारे यहाँ पर उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के क्या होते हैं? पदेन सभापति होते हैं, यानी राज्यसभा के सदस्य नहीं है और फिर भी उसकी बैठकों की क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। इसी के आधार पर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपका जो सही आंसर जो रहेगा बेटा वो कौन सा रहेगा? राज्यसभा आपको देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है भी। बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन है, वो हमारे एग्जामिनर ने यहाँ से पूछा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनो। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है पहले वो समझो, हमें गलत कथन है वो छांटना है, ठीक है। राष्ट्रपति की आपात शक्तियों के संबंध में गलत जो कथन है उनको छांटिए। पहला स्टेटमेंट क्या है देखिए, अनुच्छेद 352 के अधीन। पहले मैं इनको पढ़ाने से पहले आपको इनकी जो आपातकालीन शक्ति है उसको थोड़ा समझाता हूं, फिर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए इधर हमारे जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति जो है इनकी जो आपातकालीन जो शक्तियां हैं, कौन सी शक्तियां? आपातकालीन जो शक्तियां हैं इनका जो उल्लेख है 3 भागों में किया गया है। अनुच्छेद 352, 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। 360 अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बोला गया है। किसके बारे में बोला गया बेटा? राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। और 356 में राष्ट्रपति शासन की बात की गई है, राष्ट्रपति शासन। और इसमें बोला है वित्तीय आपातकाल। क्या बोला है? वित्तीय आपातकाल। का मतलब है 4 अनुच्छेदों का अंतर है सारों में, 352 4, 356 4, 360। राष्ट्रीय आपातकाल देश में कब लागू होगा? यदि देश पर बाहरी आक्रमण होता है या युद्ध की स्थिति बनती है या फिर सशस्त्र विद्रोह होता है। क्या होता है? सशस्त्र विद्रोह होता है। या तो बाहरी आक्रमण होता है या युद्ध की स्थिति बनती है या सशस्त्र विद्रोह होता है, सेना विद्रोह कर देती है, जनता विद्रोह कर देती है हथियारों सहित। तो उस परिस्थिति में, उस परिस्थिति में ध्यान से सुनना बेटा, वर्तमान में क्या लिखा है इसके अंदर, उस परिस्थिति में कि मंत्रिमंडल, कौन सा शब्द है बेटा? मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या करेगा? आपातकाल यानी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेगा। मूल संविधान में यहां पर शब्द है वो मंत्री परिषद था। वर्तमान में जो शब्द है वो कौन सा है? मंत्री
मंडल लिखा गया, यानी वर्तमान में कौन सा शब्द लिखा गया? मंत्रिमंडल। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? 352 में। इसकी कहानी भी मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप इसको सुनो। तो लिखित सिफारिश पर आपातकाल है वो हमारे यहाँ लागू किया जा सकता है। भारत में 3 बार आपातकाल लागू हुआ है, यानी आर्टिकल 352 कितनी बार लागू हुआ है? 3 बार लागू हुआ है। तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 3 बार जो है वो कब कब लागू हुआ? जब भारत पर पहली बार जो चीन आक्रमण होता है 1962 में, तब पाकिस्तान आक्रमण होता है 1971 में, तब और भारत में आंतरिक अशांति इंदिरा गांधी के समय 1975। ये 3 बार हमारे यहाँ आपातकाल लागू किया जा चुका है। बात करते हैं 356। 356 की अगर मैं बात करूं बेटा, तो जब किसी राज्य में, यानी जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाती है, यानी कार्य जो है संविधान के अकॉर्डिंग नहीं किया जाता, राज्य सरकारों के द्वारा अपनी मनमर्जी करने लग जाते हैं, तो राष्ट्रपति जो है वो 356 के तहत आपात की घोषणा कर देगा, जिसे बोलेंगे राष्ट्रपति शासन। और वहां की राज्य सरकार है वो क्या हो जाएगी? बर्खास्त हो जाएगी, और सारे कार्य है वो राष्ट्रपति के हाथ में आ जाते हैं। इसको बोलेंगे राष्ट्रपति शासन। राजस्थान में ये 4 बार लागू किया गया है, आपको पता होना चाहिए। राजस्थान में इसको कब कब लागू किया? 1967, 1977, 1980, 1992। 4 बार हमारे राज्य में लागू हो चुका है। वित्तीय आपातकाल की बात करूं बेटा, जब देश में आर्थिक स्थिति में बहुत ज्यादा बिगड़ जाए, आर्थिक स्थिति में है बिगड़ जाए, महंगाई है वो बहुत ज्यादा चरम सीमा पे पहुंच जाए, आर्थिक हालात बिल्कुल सही नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में मंत्री परिषद की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर बेटा? मंत्री परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या कर देगा? वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर देगा। आज तक हमारे देश में वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन पर। तो मुझे लगता है ये कहानी आपको समझ में आई है, तो आप क्वेश्चन को बड़े ही आसान से हैंडल कर लोगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राष्ट्रपति की आपात शक्तियों के संबंध में गलत कथन छाड़ना है। अनुच्छेद 352 के अधीन कोई आपात उद्घोषणा राष्ट्रपति तब तक नहीं करेगा जब तक संघ की मंत्री परिषद, देखो बेटा यहां पर शब्द क्या लिखा है? मंत्री परिषद। और मैंने अभी बताया कि राष्ट्रपति जो है वो किसकी सिफारिश पर? मंत्रिमंडल। क्योंकि वर्तमान में हमारे संविधान में कौन सा शब्द लिखा है यहाँ पर? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर वो क्या करेगा? लिखित में सुसूचित न करे तब तक वो क्या करेगा? आपात की घोषणा नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ मंत्रिमंडल शब्द आना चाहिए, तो यहाँ थोड़ा डाउट है। अगले ऑप्शन देखते हैं क्या है, फिर बात करेंगे इस पर। 356 के अधीन की गई आपात घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। यानी अगर आपने केंद्र में, जैसे मान के चलो भारतीय जनता पार्टी है, राज्यों में कांग्रेस पार्टी या अन्य राजनीतिक दल है, अब राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति का एक तरीके से प्रतिनिधित्व होता है, सॉरी राष्ट्रपति का हर जो कार्य है वो करता है। राज्यपाल जो है अपनी मनमर्जी से राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश है वो केंद्र को करे, और केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगा दे और राज्य सरकार को बर्खास्त कर दे। ऐसी परिस्थिति में मनमर्जी जो है वो की जाती है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस डिसीजन का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। 356 के अधीन की गई आपात घोषणा को लोकप्रिय रूप से आप किस नाम से जानते हो? राष्ट्रपति के नाम से जानते हो। ये भी बिल्कुल सही है। वित्तीय आपातकाल आज तक भारत में लागू नहीं हुआ है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब 3 हमारे कथन हैं वो सही है। तो इसका सही आंसर जो रहेगा बेटा वो कौन सा रहेगा? वो रहेगा नंबर ए, क्योंकि बस थोड़ा सा मिस्टेक था। मंत्री परिषद के जगह पर अगर नाम होता मंत्रिमंडल तो ये हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही होता। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है कि भारत एक गणराज्य है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संविधान की विशेषता जो पहला टॉपिक है वहां से ये क्वेश्चन पूछा है कि भारत एक गणराज्य है। इसका मतलब क्या है बेटा? गणराज्य व्यवस्था, इसको थोड़ा सा समझो आप। गणराज्य जिसे आप गणतंत्रात्मक भी बोलते हो। क्या बोलते हो? गणतंत्रात्मक व्यवस्था। यह व्यवस्था हमारे संविधान में हमने जो ग्रहण की है बेटा वो फ्रांस से ली है। कहां से ली है? फ्रांस से। इसका अर्थ क्या होता है मैं सामान्य शब्दों में समझाऊंगा एक बात। इसका अर्थ होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को
प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार हो, चुनाव लड़ने का अधिकार हो तथा देश का प्रथम जो नागरिक है या सर्वोच्च नागरिक है वो भी कैसा होना चाहिए, निर्वाचित हो। उस व्यवस्था को आप सामान्य रूप से क्या बोल दोगे, गणराज्य। जब मैं आपको संविधान की विशेषता पढ़ाऊंगा तो यहाँ इसको विस्तार से समझाऊंगा कि भारत ने गणराज्य ही क्यों अपनाया। हरी बात समझ में, प्रजातंत्र क्यों नहीं अपनाया, गणराज्य क्यों अपनाया है, तो ये सारी चीजें अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। उसमें सामान्य सी बात है, इसका जो अर्थ निकलेगा वो ये निकलेगा कि संसद द्विसदनीय, बिल्कुल गलत बात है, इसमें ये सही नहीं होगा। हाँ सर, ये रहा, संसद द्विसदनात्मक है, नहीं ये बात बिल्कुल गलत है, से मिलती नहीं है। राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, बिल्कुल सही बात है कि राष्ट्रपति जो है वो क्या होता है बेटा, निर्वाचित होता है। अब निर्वाचित का मतलब ये हो गया कि देश का जो प्रथम व्यक्ति है वो हमारे क्या है, निर्वाचित है। और हमारे यहाँ निर्वाचित है तो इस व्यवस्था में आपको कौन सी विशेषता देखने को मिलेगी, गणराज्य व्यवस्था। सही आंसर हमारा ये रहेगा, ठीक है भी। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहता है में, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद में कौन सा रहेगा बेटा, एक ही है, हाँ एक क्वेश्चन ये रहेगा, ठीक है। तो देखो, निम्न में से कौन सा आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संविधान में जिस आयोग का उल्लेख है, संविधान में जिस आयोग का उल्लेख किया गया है वो अपने आप में कौन सा आयोग होगा बेटा, संवैधानिक निकाय होगा। कैसा निकाय होगा, संवैधानिक निकाय आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी है, इसका संविधान में उल्लेख है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। भारत के निर्वाचन आयोग, ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित यानी राष्ट्रीय एससी एसटी और अभी ओबीसी भी शामिल हो चुका है, इस सारों का उल्लेख संविधान में, संविधान में उल्लेख किसका नहीं है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो इसका आंसर कौन सा रहेगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये जो है आपको इसका आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो है पॉलिटी के क्वेश्चन है, इसके अलावा और जो क्वेश्चन होंगे उस पर भी अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं अगर हुआ तो, ठीक है बेटा। मुझे लगता है इतने ही क्वेश्चन रहेंगे, ये तो हिस्ट्री का क्वेश्चन, मैनेजमेंट और साइको के क्वेश्चन है, ठीक है। तो यही जो थे हमारे जो क्वेश्चन है जिनको हमने बड़े विस्तार से समझा 2011 और 2013 के पेपर का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं 2016 और 2018 के जितने भी जो एग्जाम हुए हैं आपके जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो हुआ है फर्स्ट पेपर में, उन सभी को लेके आने वाला हूं और बड़े ही व्याख्या सहित आपको समझाने वाला हूं। इसके साथ बहुत ज्यादा जरूरी बात यह है कि फर्स्ट पेपर की जो आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पॉलिटी का जो पार्ट है वो कंप्लीटली मैं यूट्यूब पे करवाने वाला हूं, इसलिए इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा बड़ा क्या करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। ओके भाई, बेस्ट ऑफ लक।